पूर्वी लद्दाख के साथ साथ चीन अब बॉर्डर पर टकराव के नए मोर्चे खोलता दिख रहा है। उत्तराखंड के बाराहोती के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में चीन के करीब 200 सैनिक तिब्बत की तरफ से भारत की जमीन में घुस आए। सूत्रों ने बताया है कि पिछले हफ्ते चीनी सैनिक LAC क्रॉस कर भारत की तरफ आ गए थे। अरुणाचल सेक्टर में LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। यह झड़प कुछ घंटे तक चली। सेना के सूत्रों ने बताया है कि कुछ घंटे तक फिजिकल एंगेजमेंट के बाद तय प्रोटोकॉल के हिसाब से मसले को सुलझा लिया गया। भारत की तरफ से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी को हिरासत में नहीं लिया गया, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 200 चीन के सैनिक भारत में घुस आए थे और कुछ देर के लिए चीन के सैनिकों को भारतीय फौज ने हिरासत में लिया था। सेना के सूत्रों ने बताया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के अपने परसेप्शन हैं। कभी कभी दोनों देशों की पेट्रोलिंग टीम का आमना सामना हो जाता है, तब फेस ऑफ की सिचुएशन बनती है। इसे तय प्रोटोकॉल के हिसाब से निपटाया जाता है। तो भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले हफ्ते अरुणाचल सेक्टर में झड़प हुई थी। रक्षा विभाग के एक सूत्र ने इस बात की जानकारी दी है। LAC पर तनाव पर रक्षा विशेषज्ञ शिवली देशपांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। 1962 के भारत और चीन के युद्ध के बाद भारत ने चाइना को ये ऑफर दिया था कि आइए हम चर्चा करते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट जो है हमारा, हम चर्चा के द्वारा उसे सुलझाते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमारे और आपके बीच कौन सी जो सीमा रेखा है वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हम मानी जाए। लेकिन चाइना कभी आया नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कभी चर्चा हुई नहीं है। तो इसीलिए भारत ये कहता है कि यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, भारत को पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ पर है, लेकिन चाइना हमेशा दादागिरी करने की कोशिश करता है और हमेशा अंदर घुसने की कोशिश करता है। पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसे ही हुआ था। हालांकि जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ चर्चा के द्वारा उसे सुलझाया गया, पर यह चाइना की एक पॉलिसी रही है कि आप कुछ दिनों के बाद आप चाहे उत्तराखंड में हो या लद्दाख में हो या अरुणाचल प्रदेश में हो, इस प्रकार की आप दादागिरी कंटिन्यू रखते हैं। एक प्रकार की चाइना को ऐसे लगता है कि हम एक दबाव की पॉलिसी अपना रहे हैं, लेकिन दबाव ये भारत के ऊपर आप नहीं बना सकेंगे। आपकी जो एक्सपेंशनिस्ट या विस्तारवाद ये जो पॉलिसी है ये भारत के ऊपर चलने वाली नहीं है। भारत एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रगतिशील राष्ट्र है और उसी प्रकार वो आपको मुंहतोड़ जवाब देगा जिस प्रकार से गलवान में जवाब दिया था। यहाँ पर भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को उल्टे पैर दौड़ा दिया है। बता रहे हैं कि पूर्वी लद्दाख के बाद अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की है। हालांकि कमांडर स्तर की बातचीत के बाद ये मसला सुलझ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग के दौरान भिड़ गए थे। तवांग में चीनी सैनिक घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया और फिर खदेड़ दिया। अब इस मसले पर भी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। RV उपाध्याय जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सह राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनके अलावा रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। ललन सिंह जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। मैकमोहन रेखा को लेकर हमेशा से हम देख रहे हैं कि स्थिति डावाडोल ही बनी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैकमोहन रेखा जो खींची गई है उसे चीन अपनाने से हमेशा इनकार क्यों करता रहा है? ललन सिंह जी। देखिए, उसका खास कारण ये है कि चीन को ये आदत और उसकी विरासत और इतिहास है, वो छोटे देशों को तो आर्थिक तरीके से और हमारे से दबाव नहीं बना सकता, तो इसी तरह सीमाओं में हेर फेर करके अपनी मौजूदा हालत को अतिक्रमण करके, और मैकमोहन तो वो मानता नहीं लेकिन मामियार में मानता है। उसको जहां मानना है वहां मानेगा और जहां नहीं मानना वो इसी तरह की हरकतों से बाज नहीं आएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे जनरल साहब ने 4 दिन पहले ये बात कही थी कि जब तक LAC के ऊपर पूरी तौर पे सीमांकन समझौता नहीं होता, शांति और सुरक्षा की संभावना एकदम नहीं है। और उन्होंने ये भी साफ कहा
कि हम अक्टूबर के मध्य में भी अगले संवाद की तरफ अपने प्रोग्राम को तय कर चुके हैं। लेकिन सवाल है कि इतनी संवाद के बाद भी वो मैकमोहन को तो भूल चुका है, ऊपर से वो कोशिश कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश पूरा मेरा है। बावजूद उसको ये सब चीजें बताने के बाद भी, और मैं आपको बताऊं, कुछ ही दिन पहले बाराहोती में वो चारागाह के ऊपर उन्होंने कब्जा जमाने की कोशिश की थी। वो इलाका ऐसे खाली था, लेकिन बाद में वो वापस चले गए और इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने उसको उस इलाके को पूरा कवर कर लिया। अब वो क्या कर रहे हैं कि पूर्वी लद्दाख छोड़ के अपने जो इस अतिक्रमण का सिचुएशन है वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ लगभग 150 से 200 अपने फौजियों के साथ उन्होंने कोशिश किया अतिक्रमण करने का। लेकिन भारतीय फौज उसको जबरदस्त उनको दबाव बना के और प्रोटोकॉल के हिसाब से वहां के जो स्थानीय लोकल कमांडर थे उन्होंने उस बात को समाधान किया। लेकिन सवाल इस प्रोटोकॉल बातचीत का नहीं है, सवाल है मैकमोहन लाइन। उसको तो एकदम नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है 1962 से इस तरह की हरकत करने की। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यही कारण है कि हमारी जो माउंटेन वॉरफेयर है और जो आर्मड की बर्ज 9 है वो वहां मुस्तैद हो चुकी है। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के बाराहोती के बाद हमारी जो वहां जो एयर और जमीनी ये पूरी चौकसी बढ़ गई है। और आज के दिन आपने देखा कि हमारी एयर की कितनी ताकत है, हमारे जो लड़ाकू विमान किस तरह से हमारा दुनिया के अंदर अपनी ताकत को इजहार किया है। मैं ये भी बात बोलना चाहूंगा कि चीन अभी दबाव में है और जो क्वाड का वो कैदी बन चुका है हिंद प्रशांत महासागर में, उसका दबदबा लगभग खत्म होने की स्थिति में है। और इन्हीं सभी कारणों से वो भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए वो इस तरह का अरुणाचल में एक अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पूर्वी लद्दाख का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ और इन्होंने अरुणाचल में स्थिति इस तरह की बनाने की कोशिश करना ये बहुत ही खतरनाक साजिश है और भारत सरकार को इस पर सचेत हो जाना चाहिए और अब आक्रामक नहीं, इसके ऊपर आक्रामक होकर संवाद की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, तभी वो दबाव में रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, आपका रुख करना चाहेंगे। चीन हमेशा से ये दावा करता रहा है कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर समझौता नहीं हुआ है। इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्योंकि जहां तक जानकारी है कि बॉर्डर को लेकर हमेशा से चीजें क्लियर रही हैं और बॉर्डर को लेकर समझौता भी हुआ है, तो ऐसे कौन से पेपर्स रह गए थे जिन पर अब तक चीन के साइन नहीं हो पाए? देखिए, कुछ नहीं है पल्लवी जी, चीन की विस्तारवादी नीति हमारे साथ ही नहीं, जितने पड़ोसी मुल्क हैं सबके साथ सीमा विवाद है। उसकी नीति है 4 कदम अंदर घुसता है, 2 कदम पीछे चला जाता है, तो 2 कदम कब्जा कर लेता है। तो जो विस्तारवादी नीति है वो अब उजागर हो चुकी है। आप कहते हैं कोई सीमा रेखा नहीं है, मैकमोहन लाइन को आप मानते नहीं, अंतरराष्ट्रीय पंचायत का फैसला नहीं मानते हैं। हिंद महासागर के क्षेत्र में जिस तरीके से अवैध तरीके से उसने अपना एक घुसपैठ की और वहां जिस तरीके से वो अपनी प्रेजेंस दर्ज कराता है, अंतरराष्ट्रीय पंचायत का फैसला नहीं मानता। और इसीलिए आप देखेंगे कि वो अलग थलग पड़ गया। सारे देश, सारे पड़ोसी देश या विश्व के अनेक देश चाइना से कहीं ना कहीं परेशान, उसकी नीतियों से परेशान। अब वक्त आ गया है। भारत पहले बर्दाश्त करता था, पहले सार्वजनिक रूप से नहीं बोला जाता था, अगर कोई बोलने की कोशिश करता था तो वहां भी संबंध खराब हो जाएंगे, ये कहकर चीजों को दबाया जाता था। सेना हमारी कल भी सक्षम थी, आज भी सक्षम है और आगे भी सक्षम रहेगी, मुंह तोड़ जवाब देती है। हमारा एक एक सैनिक उपाध्याय जी की विदेश नीति में बदलाव की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। जो विदेश नीति पर अब तक हम काम करते रहे हैं उसमें बदलाव की जरूरत अब महसूस हो रही है। आरबी उपाध्याय जी, बिल्कुल, देखिए बदलाव की जरूरत है और अब भारत 1962 वाला भारत नहीं रहा जी। भारत सशक्त हुआ है और विश्व में अपनी एक छवि भारत की है और
विश्व बिरादरी के जो देश हैं वो भी जानते हैं कि चाइना को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत है। इसीलिए क्वाड या दूसरे जो भी संगठन बनते हैं वहां भारत को प्राथमिकता दी जाती है। और चाइना इस बात को भली भांति जानता है कि अगर कोई युद्ध होता है या संबंध खराब होते हैं तो दुनिया के बहुत सारे देश भारत के साथ खड़े हों। और देखिए चाइना विशुद्ध रूप से व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है और अपने आप को महाशक्ति बनाने की कोशिश करता है। अगर भारत से उलझेगा तो वो भी बर्बाद हो जाएगा और उसका जो सपना है विश्व शक्ति बनने का उसे क्षण भर में खत्म हो जाएगा। तो चाइना कभी भी युद्ध नहीं, वो दूसरे तरीकों से घुसपैठ करता है। भारत की कमियां रही कि तिब्बत पर जो स्टैंड उसे लेना चाहिए था वो नहीं लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना अपने इलाके में डेवलप करता रहा है LOC तक, लेकिन हमने नहीं किया। हमने जब करने की कोशिश की उसने ऑब्जेक्शन किया और हमने इसी डर की वजह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया। आज BRO काम कर रहा है, बॉर्डर तक रोड बन रहे हैं जिससे कम समय में हमारी सेना का डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पर किया जाए। तो चारों तरफ से चाइना बौखलाया हुआ, कभी अरुणाचल, कभी आप देखेंगे फिंगर 8 से फिंगर 4 पे आ जाता है, कभी लेक में, अलग अलग तरीके से वो भारत को दबाव में लाने की कोशिश करता है और अपने यहाँ इस तरह का प्रदर्शन करता है कि हम शक्तिशाली हैं और हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। वो दूसरा सामने वाला जो दुश्मन है वो सरेंडर कर दे, मनोवैज्ञानिक बार तो उस तरह का वो क्रिएट करता है। और हर जगह, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो अरुणाचल है, चाहे वो दूसरे जो हमारा सीमावर्ती इलाके हैं, हर जगह उसकी यही कोशिश रहती है कि वो घुसपैठ करे और भारत के भू क्षेत्रों पर कब्जा करे। अगर तिब्बत के मामले में हमने स्टैंड लिया होता तो आज तस्वीर कुछ अलग होती। बिल्कुल, अब रणनीतियों में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ललन सिंह जी, आपका रुख करना चाहेंगे। अगर हम चीन और भारत के बीच बात करें तो अभी आप भारत को कहाँ खड़ा देख रहे हैं चीन के सामने, चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो, व्यापारिक दृष्टि से हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, हम कहाँ पर इस समय स्टैंड कर रहे हैं? देखिए पल्लवी जी, LAC के ऊपर मैं दावे के साथ इस बात को जिक्र करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो माउंटेन वारफेयर की जो हमारी 3 डिवीजन है वो उनके अपेक्षा बहुत बेहतर चौकसी करने की काबिलियत रखती है। उसके कई कारण है। हमारी जो ये माउंटेन वारफेयर के जो फौज की जो जमीनी स्टैंडर्ड है वो लगातार कारगिल से लेकर और LOC के ऊपर उनकी अपनी अनुभव और पुरानी इतिहास है। नंबर 2, हम लोगों ने भी हांसी मारा से लेकर पठानकोट तक अपनी एयर ताकत को, अपनी एयर बेस को बहुत बेहतर राफेल, चिनाकू, अपाचे के साथ बना लिया है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चीन है उनकी जो फौज है वो पूरी तौर पे उसको प्रोफेशनल हम नहीं मानते, लेकिन दुनिया में जितनी भी कंट्री के साथ हमारी ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है, चाहे रूस के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ और क्वाड देशों के साथ, उन्होंने महसूस किया है कि हमारी जो जमीनी फौज है वो एक ऊंचे दर्जे की है। उसका कई कारण है। हमारे जो फौजी हैं वो जज्बे के साथ, और उस फौज में जब वो काम करते हैं तो वो इस जज्बे से कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने सामने वाले दुश्मन के सामने किसी भी हालत में हम कमजोर अपने को नहीं महसूस करेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, सामरिक दृष्टि से हम, हो सकता है कि हमारे से उनकी एयर और नेवल की जो उपकरण और जो उनकी विमान है वो अधिक हो सकती है, लेकिन यहाँ लड़ाई माउंटेन वारफेयर की है और हम उस माने में अपेक्षाकृत उनसे हम मजबूत है। नंबर 2, जितनी भी इर्द गिर्द की छोटी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, लंका हो, नेपाल हो, सबके ऊपर ये आर्थिक पकड़ के साथ उनको दबाव में रखने की कोशिश कर रहा है। अभी हमारी भी विदेश नीति और चल भी रही है कि चाहे वो नेपाल हो, लंका हो, बांग्लादेश हो और म्यांमार हो, उनके ऊपर अपना एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए और उनको महसूस कराए, और भूटान जैसे देशों को कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप अनावश्यक रूप से चीन के
घेराबंदी में मत पड़ो। उसका यह सोच है कि इनको अपने काबू में करो और एशिया के अंदर जो एक उसको सामना करने की काबिलियत बात ये है ना सर कि समस्याएं यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। अभी हम खुद ही देख रहे हैं कि घाटी में इन दिनों आतंकवाद की घटनाएं कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान प्रायोजित ये आतंकवाद जरूर है, लेकिन पूरा पूरा साथ तो चीन दे रहा है। हमारे देश में अशांति फैलाने की कोशिश तो चीन के द्वारा की जा रही है, वो भी पाकिस्तान के सहारे। ललन सिंह जी। पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा और इसमें सही भी होगा कि जो पाकिस्तान है वो अप्रत्यक्ष रूप से चीन का ही, उनकी मेहरबानी से ये प्लानिंग आईएसआई के द्वारा हमारे आंतरिक सुरक्षा को ठेस पहुंचाने की लगातार आज 10 दिनों से चल रही है। उनको पता चल गया 370 हटने के बाद हमारे कई मंत्री और अमित शाह साहब दौरा करने जा रहे हैं और विकास के कामों को बेहतर ढंग से उसकी समीक्षा करने जा रहे हैं और पूरी कश्मीर अभी पर्यटन हो और शांति सुरक्षा हो और एजुकेशन हो, डेवलपमेंट के साथ हमारे देश के कंधे से कंधे मिला के वहां के युवाओं को एक मतलब ऊर्जा आ गया है। लेकिन आपने देखा पूरी के अंदर अली बाबर के जैसे लोग जिंदा आतंकी लश्कर के पकड़े गए। अभी आप देखिए पुंछ में 2 दिन पहले मोर्टार मिले हैं, उन्होंने एलओसी के ऊपर सीज फायर का उल्लंघन किया है। और जो कल हुआ है जिसमें 2 टीचर, जो एक सिख और एक हिंदू, जिनके आइडेंटिटी कार्ड को चेक करके उनको मारा गया है। क्या ये हत्या धर्म के नाम पर सियासत की है? वो दुनिया के अंदर इस्लामिक कंट्री का खलीफा बनने का और इस्लामिक कंट्री को एक करने का ये माहौल पैदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी मिलिट्री, हमारी पैरामिलिट्री वहां पे केमिकल वेपन्स यूज कर रहे हैं, जो कि टोटली गलत है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने माखनलाल बिरदा और बिहार का एक गोलगप्पा बेचने वाला वीरेंद्र पासवान और एक बस स्टैंड का अध्यक्ष सभी, इनको जो हत्या किया वो क्या था? वो सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने एक दहशत फैलाने का कोशिश किया और इनका जो वजूद है लगभग खत्म हो चुका है। वो टीआरएफ जो जिम्मेदारी लिया है, टीआरएफ लश्कर का एक छोटा विंग है, हाफिज सईद का तैयार किया हुआ एक टुकड़ा है और वो जानता है कि अब हम लोग खत्म हो चुके हैं अलाउ ऑपरेशन में, तो हम इस तरह से माहौल बनाए कि हम एक बेहतर अपने दुनिया के अंदर की साथ। देखो अभी भी हम घाटी में हमारे लोग हमारे साथ हैं, लेकिन इसका सबका कारण चीन है। उपाध्याय साहब जो बोलते हैं वो बहुत सही है कि सबसे मेरा दुश्मन नंबर 1 चीन है और चीन प्रत्यक्ष नहीं आएगा। अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान के ऊपर एक निर्णायक एक्शन करना निहायत जरूरी है, जिसकी आज जरूरत है। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, अभी कुछ दिनों पहले ही मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने बात साफ तौर पर कही थी कि अगर आप इसी तरीके से डिपेंड रहेंगे चीन पर तो कभी उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। मोहन भागवत का ये बयान अब बिल्कुल सार्थक नजर आता है क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा निर्भरता है हमारी चीन पर। व्यापारिक संतुलन बहुत ज्यादा है। हम बहुत सारी चीजें इम्पोर्ट करते हैं और उसी के तहत प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, उसका जो थीम है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करें तो निर्भरता कम हो और हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा। चाइना ने क्या किया? चाइना ने भी यही किया कि पहले अपने आप को सतर्क और मजबूत किया, दुनिया में बनाई। तो भारत को चाइना से सीखना होगा। दूसरा फौज का जो मामला है, देखिए एक तो जबरदस्ती फौज में भर्ती कर लिया जाए तो चाइना में आप देखेंगे जबरदस्ती भर्ती करते हैं और वहां का सिपाही रोता है, वो सरवाइव नहीं कर पाता। ऐसे वीडियो हमने भी देखे हैं, मीडिया में आए हैं कि भी आपने भेज दिया बॉर्डर पे, वो रो रहा है, वो वहां के वेदर के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा। जब हमारा जो सिपाही होता है, फौजी जो होता है, वो तन मन धन निछावर करने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है। तो दोनों के मनोबल में बहुत बड़ा फर्क है, एक मन से है और एक जबरदस्ती बॉर्डर, और उसी का परिणाम है। वो जानता है कि माउंटेन बार में भारत से नहीं जीता जा। गलवान घाटी में हम सबने देखा कि हमारे चंद मुट्ठी भर सैनिकों ने जिस तरीके से
वहां उनको शिकस्त दी, वो छुपा नहीं है। चाइना ने छुपाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसे मानना पड़ा कि हाँ हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, शहादत हुई है, लेकिन वो आदत से बाज नहीं आता। अब ये बात अलग है कि वो भारत को घेरने की कोशिश करता है, भारत भी उसे उसी भाषा में जवाब देकर उसे घेरने की कोशिश करता है। तो हमारी नीति बदली है, हमें सक्षम होना होगा, मजबूत बनना होगा, हमें इजराइल से सीखना होगा, इजराइल की तरह मजबूत और जवाब देने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हम क्यों, देखिए पाकिस्तान और चाइना का जो गठजोड़ है वो किससे छुपा नहीं है। आज हम टू फ्रंट वार की कंडीशन में खड़े हैं। क्यों, पाकिस्तान बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं, और मैं तो कहूंगा पाकिस्तान क्या वो भी चाइना है, चाइना वहां पूरी तरह कब्जा कर चुका है, वहां का आवाम वहां चाइना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, और पाकिस्तान में इतना जबरदस्त असंतोष है, जहां पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है और पाकिस्तान को आईना दिखाती है। वहां आप देखेंगे एक आतंकवादी को आतंकवादी घोषित करने के लिए उसके बचाव में चाइना खड़ा होता है। तो चाइना और जो पाकिस्तान का गठजोड़ है उसको मद्देनजर भी हमें अपनी तैयारियां जोर शोरों से करनी है, मजबूती से करनी है, और ये मैसेज देना होगा कि भी हम डरेंगे नहीं, हम टू फ्रंट वार के लिए तैयार। और चाइना और पाकिस्तान दोनों जानते हैं कि भारत एक परमाणु शक्ति है। अगर कहीं कुछ होता है या युद्ध होता है तो इतना आसान नहीं होगा भारत को दबाना। भारत की सैन्य संख्या और अदम्य साहस, ये बात अलग है कि फौज हमारी पूरी अपना सर्वस्व निछावर करके बॉर्डर पर लड़ती है, लेकिन राजनीतिक लोगों के उससे हार जाते हैं। पाकिस्तान के युद्ध में पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लिया था, अलग बांग्लादेश बना दिया था, हम अंदर तक घुस गए थे, लेकिन समझौते की टेबल पर जो हुआ, बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान के सैनिक हमने बंदी बना लिए थे, लेकिन वहां हम कुछ निकाल नहीं पाए। समझौते की टेबल पर हमारा राजनीतिक नेतृत्व तो फेल साबित हुआ, हार गया, और वो सिंपैथी में आकर उनके सैनिक वापस कर दिए, उनका जीता हुआ भूभाग वापस कर दिया। उस समय हम बहुत कुछ ले सकते थे जो हमने नहीं लिया। तो सेना ने हमेशा प्रूव किया, चाहे 1962 हो, वो नेतृत्व की कमी थी। अदरवाइज नक्शा दूसरा होता, एयरफोर्स को यूज किया जाता तो तस्वीर बदल सकती थी, लेकिन राजनीतिक लोग, राजनीतिक इच्छा शक्ति, उनके निर्णय की शक्ति, क्यों सेना जो भी कार्य करती है इन्हीं के आदेश पर और इनके निर्णयों के तहत करती है, वो सेना की मजबूरी। बिल्कुल बिल्कुल, वो सिस्टम है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर हम पिछली सरकारों के बारे में बात करें और इस सरकार के बारे में बात करें तो नीतियों में कितना आपको अंतर नजर आता है, और रक्षा के क्षेत्र में कितनी मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें क्या कुछ आप बदलाव महसूस कर रहे हैं, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने लंबा वक्त दिया है रक्षा के क्षेत्र में, तो इन चीजों को भली भांति और बेहतर तरीके से आप समझते होंगे। देखिए, आपने सही कहा, 20 साल पहले मैं 2.5 साल कश्मीर में यंग ऑफिसर के तौर पे था, और उसी समय कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से वहां भगाया गया था वो इतना दुखद था कि मैं एक ही चीज याद करता हूं कि उसका टूथपेस्ट और टूथब्रश के साथ तौलिया उन्होंने छोड़कर जिसको जो मौका मिला वहां से भागे, और जो जम्मू का उनका रहने का निवास स्थान था उसको भी हम लोगों ने देखा है। एक 10 बाई 10 के अंदर 15 आदमियों का रहना और मर्द और बच्चों का। सवाल इस बात का है, जब अब पुनर्वास शुरू हुआ तो फिर से 2 दिन पहले आइडेंटिटी कार्ड चेक करके और हत्या कर देना, जाति धर्म उसके सामने नजर आना, इसका मतलब है कि ये सोची समझी रणनीति पाक और आईएसआई की है, और पीछे
उसके जो दोस्त हैं अप्रत्यक्ष रूप से तुर्की और चीन जैसे, आपको जानकारी है कि जेड अहमद जो आईएसआई का चीफ है वो कोर कमांडर बन चुका और 2 महीने के अंदर वो पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपने तालिबान के प्रवक्ता शाहीन का आपने बयान सुना होगा कि जो सोमनाथ मंदिर को तोड़फोड़ करने वाले गजनी था वो योद्धा था। वो क्या योद्धा था? वो बस ये सभी मिले जुले और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये भारत के लिए एक साजिश और बनी बनाई रणनीति के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक बात है, आपने जो कहा, अब हम आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा, हम अब किसी भी हालत में दबाव में नहीं रहना, अब हमें आक्रामक रहना है। और आपने जो पूछा है कि पहले और अभी में क्या अंतर है, इसमें कोई शक नहीं कि इस समय वर्तमान सरकार सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस को काम करने की स्वतंत्रता अपेक्षाकृत पहले से बेहतर दिया है। अगर 1971 में इंदिरा जी ने एक बहुत बड़ा विजय प्राप्त किया था बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके, उसकी भी हम जय जय करते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका एक रुतबा है और उस रुतबे के, क्योंकि ये प्रजातंत्र बदलाव बहुत आए हैं, लेकिन इन सबके बीच में और भी ज्यादा बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। और विदेश नीति में सबसे बड़े बदलाव की ज्यादा महसूस होती है कि अभी आपको बदलाव लाना ही पड़ेगा, नहीं तो चीन इसी तरीके से बिल्कुल अंदर घुसता चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोनों ही मेहमानों का धन्यवाद अदा करती हूँ तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से दुस्साहस दिखाते हुए अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश की है। हालांकि बताया जा रहा है कि 2 घंटे चली वार्ता के बाद चीनी सैनिक जो हैं वो पीछे चले गए हैं, लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि लगातार चीनी सैनिकों के द्वारा इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अब एक ठोस रणनीति की आवश्यकता नजर आती है।